नमस्ते। कैसे हो आप लोग? तो इंडिया में डेटा सेंटर्स के बारे में सोचकर क्या ख्याल आता है? शायद कोई बोरिंग सी टेक्निकल बिल्डिंग है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही बोरिंग बिल्डिंग्स इंडिया की अगली बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसी रेस जिसमें देश के सबसे बड़े नाम अडानी से लेकर अंबानी तक सब दौड़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या यह वाकई में अगली सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। अच्छा, इस कहानी में और गहराई से उतरने से पहले एक छोटा सा काम। द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज इसी तरह दुनिया भर की फाइनेंशियल स्टोरीज को आपके लिए डीकोड करते हैं। तो चलिए आज का एजेंडा सेट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डेटा सेंटर्स आखिर हैं क्या। फिर देखेंगे कि इंडिया में अचानक इनका बूम क्यों आ गया है। इस रेस में कौन कौन से बड़े खिलाड़ी हैं, पैसा कितना लग रहा है और कंपटीशन कैसा है। फिर बात करेंगे एआई की, जो इस पूरे खेल को कैसे बदल रहा है। रास्ते में क्या क्या चुनौतियां हैं और सबसे आखिर में क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये डेटा सेंटर आखिर होता क्या है? आइए इस डिजिटल दुनिया की रीढ़ की हड्डी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आप ऐसा सोचिए, ये एक हाई सिक्योरिटी सुपर पावर्ड लाइब्रेरी है जहां किताबों की जगह इंटरनेट की सारी जानकारी रखी है। आपका हर एक ईमेल, क्लाउड पर सेव किया हुआ हर फोटो, हर मूवी जो आप स्ट्रीम करते हैं, सब कुछ इन्हीं डेटा सेंटर्स के सर्वर्स पर रहता है। इन बिल्डिंग्स को 24 घंटे सातों दिन बिना रुके बिजली चाहिए, सुपर एफिशिएंट कूलिंग चाहिए और रॉकेट की स्पीड वाली फाइबर कनेक्टिविटी चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो ये इंटरनेट का दिल है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि डेटा सेंटर्स क्या हैं। अगला बड़ा सवाल ये है, इंडिया में अचानक इनकी इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? मतलब ये बूम ठीक अभी ही क्यों हो रहा है? जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये सच में हैरान करने वाले हैं। सिर्फ 8 सालों में इंडिया का मोबाइल डेटा कंजम्पशन 8 एक्साबाइट से छलांग लगाकर सीधा 229 एक्साबाइट हो गया है। ये पूरे 30 गुना की बढ़ोतरी है। हम सब मिलके इतना ज्यादा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसे स्टोर और प्रोसेस करने के लिए एक डेटा सुनामी आ चुकी है। और इस डेटा सुनामी के पीछे कई वजह हैं। पहली, स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट का इस्तेमाल जो तेजी से बढ़ा है। दूसरी, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ई कॉमर्स साइट्स ने डेटा की भूख को और बढ़ा दिया है। तीसरी वजह, पिछले 5 सालों में डिजिटल पेमेंट्स 12 गुना बढ़ गए हैं। और चौथी, जो सबसे जरूरी है, वो हैं सरकार की पॉलिसीज। नए डीपीडीपी एक्ट 2023 और आरबीआई के नियमों के मुताबिक अब भारतीयों का डेटा इंडिया में ही स्टोर करना जरूरी हो गया है, जिसे डेटा लोकलाइजेशन कहते हैं। और इस एक नियम ने तो जैसे आग में घी का काम किया है। अब आते हैं इस खेल के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, पैसा और खिलाड़ी। भाई, जब इतनी बड़ी डिमांड है तो पैसा तो लगेगा ही, और बड़े खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे ही। अभी देखिए, इंडिया की डेटा सेंटर कैपेसिटी है लगभग 1.7 गीगावाट। और पता है क्या, ये 97% तक भरी हुई हैं, मतलब हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन अगले 5 सालों में 2030 तक इस कैपेसिटी के 8 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। ये 5 गुना की सीधी छलांग है। इससे साफ पता चलता है कि डिमांड सप्लाई से मीलों आगे निकल चुकी है। और इस 5 गुना कैपेसिटी को बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा? दिल थाम कर बैठिए, पूरे 30 बिलियन यूएस डॉलर्स। जी हां, 30 अरब डॉलर। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। इतने में तो कई देशों की छोटी मोटी इकोनॉमी समा जाए। इससे आप इस बिल्ड आउट के स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये 30 अरब डॉलर आखिर जाएंगे कहां? इसका सबसे बड़ा हिस्सा 35%, यानी करीब 10 अरब डॉलर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल और पावर सिस्टम्स पर खर्च होगा। फिर 25% रैक्स और फिट आउट्स पर, 20% जमीन और बिल्डिंग बनाने पर, 15% कूलिंग सिस्टम्स पर और 5% नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर। यह एक हाईटेक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसमें हर एक पेंच की अपनी कीमत है। ठीक है, खर्चा तो 30 अरब डॉलर का है, लेकिन इनाम क्या है? तो देखिए, आज डेटा सेंटर लीजिंग से सालाना रेवेन्यू 1.7 अरब डॉलर है। 2030 तक इसके बढ़कर 8 अरब डॉलर से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। तो हां, खर्चा बहुत बड़ा है, लेकिन पोटेंशियल रिटर्न भी उतना ही जबरदस्त है। अभी तक हमने जो भी बात की वो तो बस ट्रेलर था। असली गेम चेंजर तो अब आ रहा है, और इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई। एआई इस पूरी इंडस्ट्री को एक तरह से सुपरचार्ज करने वाला है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ सरकार का है।
इंडिया एआई मिशन का लक्ष्य है 2035 तक $1 ट्रिलियन की एआई इकोनॉमी बनाना। अब इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर्स की सख्त जरूरत पड़ेगी ही। ये इस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। लेकिन एआई सर्वर्स नॉर्मल सर्वर से इतने अलग क्यों हैं? एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। एक रेगुलर सर्वर आपकी फैमिली कार जैसा है, भरोसेमंद है, काम चला लेता है। लेकिन एक एआई सर्वर वो एक फॉर्मूला 1 रेस कार जैसा है, मतलब एकदम आग लगाने वाली परफॉर्मेंस। इसे नॉर्मल सर्वर से 5 से 6 गुना ज़्यादा पावर चाहिए और इसे आप स्टैंडर्ड एयर कूलिंग से ठंडा नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशल लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि एआई के लिए बनने वाले डेटा सेंटर्स और भी ज़्यादा एडवांस्ड, पावरफुल और महंगे होंगे। चलिए अब देखते हैं कि मैदान में अभी कौन से खिलाड़ी हैं। फिलहाल का मार्केट एनटीटी, सिफाई और एयरटेल जैसे पुराने स्थापित प्लेयर्स के बीच बटा हुआ है। ये एक छोटा सा क्लब है जिसके पास लगभग 90% मार्केट शेयर है। कह सकते हैं कि ये एक कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है। लेकिन ये तस्वीर बहुत जल्द बदलने वाली है और बदलाव की आहट आ रही है यहां से। नई कैपेसिटी कौन बना रहा है? इस चार्ट को देखिए जरा। अडानी कनेक्स अकेले 2000 मेगावाट से ज्यादा कैपेसिटी जोड़ रहा है और रिलायंस 1000 मेगावाट। मतलब अडानी और रिलायंस जैसे नए खिलाड़ी मिलकर आने वाली कुल नई कैपेसिटी का लगभग 50% हिस्सा बना रहे हैं। ये मार्केट में एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव है। गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू हो चुका है। लेकिन हर बड़े मौके के साथ बड़े रिस्क भी आते हैं। $30 अरब की ये रेस इतनी आसान नहीं होने वाली। इसके रास्ते में कई बिलियन डॉलर की बाधाएं हैं। यहां 4 मुख्य चुनौतियां हैं। पहली, कैपिटल मोबिलाइजेशन। क्या कंपनियां जरूरत के $30 अरब जुटा पाएंगी? दूसरी, एग्जीक्यूशन रिस्क। क्या ये कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर समय पर बन पाएगा? तीसरी, कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स। जब इतने बड़े प्लेयर्स मैदान में होंगे तो क्या प्राइस वॉर्स शुरू हो जाएगी? और चौथी, ज्योग्राफिकल डिस्पर्सल। क्या इंडिया अपने डेटा बॉटलनेक्स से ऊपर उठ पाएगा? इस आखिरी पॉइंट को समझने के लिए इस पर नजर डालिए। इंडिया की लगभग 70% डेटा सेंटर कैपेसिटी सिर्फ 2 शहरों में बंद है, मुंबई और चेन्नई। ऐसा इसलिए है क्योंकि समंदर के नीचे से आने वाली इंटरनेट केबल्स यहीं आकर लैंड करती हैं। लेकिन इससे देश के बाकी हिस्सों में लेटेंसी की समस्या होती है। लेटेंसी मतलब जब आप क्लिक करते हैं और रिस्पॉन्स आने में जो टाइम लगता है। अगर डेटा सेंटर आपसे दूर है तो ये उस आलू पराठे के ऑर्डर जैसा है जो दूसरे शहर से आ रहा हो। आएगा जरूर, पर ठंडा होकर। इसलिए डेटा सेंटर्स को देश भर में फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सब जानकारियों को एक साथ जोड़कर अब हम उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है। क्या इस सेक्टर में निवेश करना चाहिए? चलिए इसका एक बैलेंस्ड नजरिया देखते हैं। फायदे क्या हैं? 2030 तक 5 गुना कैपेसिटी ग्रोथ, $8 अरब का रेवेन्यू मौका, एआई और डिजिटल ट्रेंड्स का जबरदस्त सपोर्ट और सरकारी समर्थन। नुकसान क्या है? $30 अरब का भारी भरकम खर्चा, एग्जीक्यूशन और कैपिटल का हाई रिस्क, नए प्लेयर से तगड़ा कंपटीशन और ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। तो आखिरी फैसला क्या है? क्या इसमें निवेश करना चाहिए? देखिए, ये कोई T20 मैच नहीं है, ये एक टेस्ट मैच है। यहां महीनों में नहीं, सालों में सोचना पड़ेगा, क्योंकि सारे अनुमान 2030 तक के हैं। इस लंबी रेस में भारती एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियां शायद आगे निकल सकती हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही ऐसे बड़े पूंजी वाले बिजनेस चलाने का अनुभव है। ये इंडिया के डिजिटल भविष्य पर लगाया गया एक लंबा सोचा समझा दांव है। और अगर आप इस टॉपिक पर डिस्कशन जारी रखना चाहते हैं तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट्स में जरूर हिस्सा लें। वहां हम और भी तेजी से अपडेट्स शेयर करते हैं। और जाने से पहले एक सवाल आपसे। आपके हिसाब से इंडिया के डेटा सेंटर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन ए, कैपिटल मोबिलाइजेशन यानी $30 बिलियन जुटाना, या ऑप्शन बी, एग्जीक्यूशन रिस्क यानी इस मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को समय पर बना पाना? नीचे कमेंट्स में अपना जवाब ए या बी लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके विचार जानने का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये गहरा विश्लेषण पसंद आया तो ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।